आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूजिंग PHP। ठीक है, तो हम इसमें लैंग्वेज जो पढ़ने वाले हैं वो है PHP, जो कि एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है आपकी। तो आपको याद होगा कि आपने लास्ट ईयर जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज की है। ठीक है, तो ये भी वैसी ही एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए या डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट तो आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी, और जो आपकी PHP है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, दोनों आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, पर डिफरेंसेस कि जावा स्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड थी और आपकी जो PHP है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस बार हम PHP करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें हम आज करने वाले हैं ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर आपकी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे जब भी हमने कोई कोडिंग करनी होती है तो हम सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं नोटपैड। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली अपने वेब पेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, और आप साथ ही साथ उसके रिजल्ट्स भी देखना चाहते हैं, तो आप ड्रीम वीवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम नोटपैड में काम करेंगे तो सिर्फ हमें मार्कअप टैग्स दिखाई देते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी कोडिंग हम करते हैं सिर्फ हमें वही दिखाई देती है। रिज़ल्ट हमें तब दिखाई देते हैं जब हम एग्जीक्यूट करेंगे उस प्रोग्राम को जो हमने लिखा है। ठीक है, पर ड्रीम वीवर में क्या होता है, जैसे ही हम अपने कोडिंग करते जाते हैं और साथ ही साथ हमें रिज़ल्ट भी दिखाई देता है कि जो भी मार्कअप टैग हमने इस्तेमाल किया है उसका रिज़ल्ट, उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो भी हमें साथ साथ दिखाई देता है। तो ड्रीम वीवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें जो आप देखते हो वही आपको रिज़ल्ट मिलता है। वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। तो यही हम इसमें आगे करने वाले हैं। Adobe Dreamweaver is a software application that allows you to create and edit HTML and XHTML documents या फिर web pages। ठीक है, क्योंकि हम HTML या XHTML documents को और क्या बोलते हैं, web pages बोलते हैं। तो Adobe सॉफ्ट ड्रीम वीवर, Adobe क्यों लिखा है, क्योंकि ये किसने डेवलप किया, Adobe कंपनी ने। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप HTML या XHTML डॉक्यूमेंट्स को एडिट या क्रिएट कर सकते हैं। ड्रीम वीवर इज़ कंसिडर्ड WYSIWYG, मीन्स वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट, meaning that when you format your web page you see the result of the formatting instead of markups that are used for formatting। means इसका मतलब है what you see is what you get का मतलब है कि जो भी वेब पेजेस आप फॉर्मेट करते हो तो आपको उस समय वो फॉर्मेटिंग का रिज़ल्ट दिखाई देता है, बजाय कि आपको फॉर्मेटिंग के लिए जो आप मार्कअप्स यूज़ करते हैं वो आपको नहीं दिखाई देते हैं। Dreamweaver supports CSS and JavaScript as well as other languages include ASP and PHP। तो Dreamweaver जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि CSS हो गई, JavaScript हो गई, और साथ ही साथ इसमें आपकी ASP और PHP भी इंक्लूड होती है। Dreamweaver creates HTML code that controls everything about how the page looks and acts। तो Dreamweaver जो है सॉफ्टवेयर आपका वो HTML कोड क्रिएट करता है जो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका जो पेज है वो कैसे दिखाई देगा, और जो आपका जो पेज आपने क्रिएट किया है वो काम कैसे करेगा। Dreamweaver makes it easy to upload your entire website to a web server। तो Dreamweaver की मदद से आप एक ही समय में पूरी की पूरी वेबसाइट को अपने वेब सर्वर पे अपलोड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो प्रीव्यू योर साइट लोकली, और साथ ही साथ अगर आपने अपने सिस्टम पे
ठीक है। सर्वर पे अपलोड करने से पहले अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू करना है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से बनी है, तो आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। Dreamweaver also let you create templates for your websites that you can use again and again by modifying certain unrestricted areas within the template। तो Dreamweaver की मदद से आप templates भी create कर सकते हो। templates means प्री डिज़ाइंस आप क्रिएट करके रख सकते हो, ताकि आप जब आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो उन टेम्पलेट्स को आप थोड़े बहुत मॉडिफाई करके उनका इस्तेमाल कर सको। देन इफ़ यू वांट टू चेंज वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ वेबसाइट, यू ओनली हैव टू modify the template for the change to propagate through the website। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर हिस्से में कोई चेंजेस करने हैं तो आपको स्पेसिफिकली उस टेम्पलेट को ही मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, आपको पूरी वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, सिर्फ टेम्पलेट को मॉडिफाई करके वो सारे के सारे जो चेंजेस है वो आपकी पूरी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे फिर। तो ये था आपका ड्रीम व्यूवर, और ड्रीम व्यूवर का क्या क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा है। तो ड्रीम व्यूवर एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल आप वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए या वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये एक पूरा होल पैकेज है। आपको ड्रीम व्यूवर का इस्तेमाल करते वक्त या ड्रीम व्यूवर का इस्तेमाल जब आप कर रहे हो तो आपको कोई सिंपल टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत नहीं है। आप साथ ही साथ रिज़ल्ट्स भी देख सकते हैं अपने, जो भी आपने फॉर्मेटिंग के लिए कोडिंग यूज़ की है उसके आपको साथ ही साथ रिज़ल्ट्स भी दिखाई देते हैं, जैसा कि आम टेक्स्ट एडिटर में नहीं होता है। तो ये था आपका ड्रीम व्यूवर। अब नेक्स्ट है हमारा XHTML। तो XHTML क्या है? तो जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, HTML का ही एक ये एक्सटेंडेड जो फॉर्म है, ये एक HTML की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसका इस्तेमाल भी हम वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए या फिर HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, पर थोड़े से इसमें एडवांस फीचर आपके आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो क्योंकि ये क्या है, HTML की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो XHTML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म है आपकी, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XHTML वॉज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो इसको किसने डेवलप किया है? WWW संघ जो है आपका, ठीक है, उसी ने XHTML को भी डेवलप किया है। इट इज़ अ हाइब्रिड लैंग्वेज बिटवीन XML एंड HTML। तो ये XML और HTML के ही एक हाइब्रिड लैंग्वेज है। ठीक है, एंड इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इन कोडिंग वर्ल्ड। तो जो कोडिंग का संसार है या कोडिंग जगत है, जहाँ पे कोडिंग का जो कोडिंग के लिए जो आपकी HTML जो लैंग्वेज है वो एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। मींस कि XHTML जो लैंग्वेज है वो हाईली यूज़ की जाती है कोडिंग करने के लिए। कोडिंग करने के लिए मींस कोई भी आपने वेब पेज क्रिएट करना है उसके लिए XHTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ सिमिलर टू HTML 4.01। 4.01 का मतलब है यहाँ पे HTML का वर्जन है ये, एंड इज़ कंसिडर्ड एज HTML डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन ऑफ XML। और इसको माना जाता है कि HTML द्वारा परिभाषित ये XML की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, unlike HTML, XHTML pages have a strict syntax and needs to be well formed in order to be parsed using XML parsers, unlike the more lenient HTML specific parsers। ठीक है, तो जैसे आपके HTML में सिंटेक्स रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मेटिंग रूल्स होते हैं, वैसे ही आपके XHTML पेजेस के भी स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल है।
ठीक है। मीन स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल का मतलब है कि जो आपका फॉर्मेट है कोडिंग का वो बिल्कुल वेल फॉर्म्ड होना चाहिए ताकि एक्सएमएल पार्सर द्वारा उसको पार्स किया जा सके। पार्सिंग का मतलब यहाँ है कि कोड को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया जा सके इजीली, ताकि आपका जो कोड है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। XHTML syntax is very similar to HTML syntax and almost all the HTML elements are valid in XHTML as well. तो आपके जो XHTML का जो सिंटेक्स है, जो उसको लिखने का तरीका है, वो बिल्कुल HTML सिंटेक्स से मिलता है, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट्स हम HTML में यूज़ करते हैं वो सारे XHTML HTML लैंग्वेज में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मीन्स वो एलिमेंट्स आपके XHTML में भी वैलिड होते हैं। बट व्हेन राइटिंग एन XHTML डॉक्यूमेंट यू नीड टू पे अ बिट एक्स्ट्रा अटेंशन टू मेक योर HTML डॉक्यूमेंट्स कंप्लेन टू XHTML डॉक्यूमेंट्स। तो परंतु हमें जब भी हम XHTML डॉक्यूमेंट राइट डाउन कर रहे होते हैं या फिर XHTML डॉक्यूमेंट के लिए कोडिंग कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, ताकि उसको एज XHTML डॉक्यूमेंट हम इस्तेमाल कर सकें। The few important points while writing an XHTML document are as follow। तो कुछ important points है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम XHTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ आपके यहाँ पे पॉइंट आउट किए गए हैं। फर्स्ट इज XHTML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव डॉक टाइप डेक्लेरेशन एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जब भी हम कोई XHTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में हमें एक डेक्लेरेशन देनी होती है एज डॉक टाइप, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल XHTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट नेम मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। तो हमेशा हमें ध्यान रखना होता है जब भी हमने कोई टैग्स या एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं XHTML में, तो उन्हें हमें हमेशा लोअर केस में लिखना होता है। और थर्ड है ऑल द टैग्स मस्ट बी नेस्टेड प्रॉपरली। तो हर एक जो टैग है आपका प्रॉपरली नेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग लिख रहे हैं तो वो प्रॉपरली आपका नेस्टिंग उसमें होनी चाहिए, ठीक है। एंड टैग आर रिक्वायर्ड फॉर नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स। तो जो आपके नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए एंड टैग आपको यूज़ करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, द स्टार्ट टैग ऑफ एन एम्प्टी एलिमेंट मस्ट एंड विद दिस साइन, ठीक है। तो जो भी आपका स्टार्ट टैग होता है किसी भी एम्प्टी एलिमेंट का, वो हमेशा इस साइन से आपका ख़त्म होना चाहिए या फिर बंद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द एट्रीब्यूट वैल्यूज़ मस्ट बी कोटेड। तो जितनी भी एट्रीब्यूट वैल्यूज़ होती है XHTML में वो हमेशा कोटेड होनी चाहिए, मतलब वो हमेशा कोट्स के अंदर ही लिखी जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज़ फॉरबिडन। इसमें आपकी एट्रीब्यूट को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए कोई भी XHTML डॉक्यूमेंट्स को लिखते वक्त या कोई भी XHTML डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करते वक्त। अब आगे यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है HTML वर्सेस XHTML में, तो इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो है ऑल द कंटेंट कैन बी पुट अंडर बॉडी एलिमेंट। तो सारे HTML में जितना भी हम कंटेंट जो भी हमारा कंटेंट होता है पेज का, उसको हम बॉडी एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ऑल द कंटेंट हैज़ टू बी पुट इन ब्लॉक्स अंडर बॉडी एलिमेंट। अब जो आपका XHTML में आपके कंटेंट आपका होता है उसको हमें ब्लॉक्स में लिखना होता है, और लिखना वो भी किसके अंडर है, बॉडी एलिमेंट के ही अंदर लिखना होता है।
तो XHTML आपकी HTML एप्लीकेशन है और जो आपकी XHTML है वो XML एप्लीकेशन है, ठीक है। Attributes have codes as optional, for example font, color, और ये हमने कलर की यहाँ पे कोडिंग दी है तो इसके चारों तरफ हमने कोड्स नहीं लगाए हैं, मीन्स ये ऑप्शनल है आपका। पर जो भी एट्रीब्यूट हम XML में XHTML में यूज़ करेंगे उनको हमें कोड्स के अंदर लिखना होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लगाए हैं कोड्स, ये डबल कोड्स आपके लगे हैं यहाँ पे इधर को भी लगा देना। फिर नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स वैल्यूज नॉट सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स चेक्ड। तो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई की है, ठीक है। पर यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रोवाइड करानी होगी, जैसे कि चेक बॉक्स चेक्ड इक्वल्स टू चेक्ड। तो यहाँ पे हमने कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं स्पेसिफाई की है और यहाँ हमें वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट है कैन हैव एम्प्टी और ओपन टैग, फॉर एग्जाम्पल BR। एम्प्टी मतलब जहाँ पे आपका सिंगल टैग होता है, यहाँ पे आपका कंपेनियन टैग नहीं होता है। पर आपका जो HTML होता है इसमें जितने भी टैग्स होते हैं वो आपके ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होते हैं, ठीक है। मस्ट भी उनका जब ओपन हुए हैं तो वो क्लोज भी होने ही चाहिए, ठीक है। उसमें कोई एम्प्टी टैग नहीं होता है, जैसे कि ये अगर आपका ये एम्प्टी टैग है तो ये इससे बंद होगा, ठीक है। और ये आपका ओपनिंग टैग है तो ये क्लोजिंग टैग होगा आपका, राइट। तो HTML जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं, मींस आप उसको अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, दोनों तरीके से चलते हैं। पर XHTML में जो आपका कोड है वो केस सेंसिटिव है, आपको हमेशा लोअर केस में ही लिखना होता है। फिर है HTML इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मींस फुल फॉर्म इसकी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसकी क्या है, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर वन रूट एलिमेंट, ठीक है। किसी भी रूट एलिमेंट के लिए आपके HTML ज़रूरी नहीं है, पर XHTML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव वन रूट एलिमेंट। तो XHTML डॉक्यूमेंट में आपका एक रूट एलिमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। HTML में बेशक आपका रूट एलिमेंट ना हो तो चलेगा, पर यहाँ पे आपका एक रूट एलिमेंट होना ही चाहिए। नो हार्ड रूल ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मीन्स कि जो आपका HTML का जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट्स का उसके लिए कोई हार्ड रूल्स नहीं है, ठीक है। पर जो XHTML है उसके लिए स्ट्रिक्ट हार्ड रूल है, आपकी उसकी प्रॉपर वो होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल पी पैराग्राफ या ब्रेक, बोल्ड टूल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। द डिफरेंस इज दिस, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे इसको लिखा है, ठीक है, तो उसकी क्लोजिंग आप करो या ना करो, इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं है। पर अगर आपने यहाँ पे ओपन किया है तो आपको वो क्लोज भी करना ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका XHTML और HTML में डिफरेंस। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे CSS, ठीक है। ये भी आपकी एक स्टाइल शीट्स होती हैं, तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। ये भी एक लैंग्वेज है,
जिसका पूरा काम है फॉर्मेटिंग करना आपके वेब पेज की, कि आपका वेब पेज किस तरीके से दिखाई देगा जब आप उसको पूरे तरीके से क्रिएट करोगे, फॉर्मेट करोगे, उस समय आपका जो वेब पेज है वो कैसे दिखेगा, उसका स्टाइल क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे या पेपर पे किस तरीके से आपका वेब पेज दिखेगा। तो CSS आर अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग रूल्स दैट कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ कंटेंट इन अ वेब पेज। तो ये CSS आपके फॉर्मेटिंग रूल्स होते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग रूल की एक पूरी कलेक्शन है जिसका काम है आपके वेब पेज का जो कंटेंट है वो कैसे दिखाई देना है आपकी स्क्रीन पे, उस सब को कंट्रोल करना, ठीक है। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media। तो CSS का काम है ये डिस्क्राइब करना कि जो आपके HTML एलिमेंट है वो आपके स्क्रीन पे या पेपर पे या फिर और किसी मीडिया पे किस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। CSS is used to define style for your web page, including the design, layout and variations is display for different devices and screen size। तो CSS का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये आपके वेब पेज का स्टाइल डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्टाइल मीन्स कि आपकी जो वेब पेज है उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, उसमें उसको हम अलग अलग स्क्रीन्स या अलग अलग जो डिवाइसेस है, ठीक है, चाहे वो किसी भी साइज़ के हो, उनको कैसे डिस्प्ले करवाएंगे हम अपनी स्क्रीन पे उन वेब पेजेस को। तो ये सारा काम आपका किसका होता है, CSS का, ठीक है। मीन्स आपके वेब पेज की डिज़ाइनिंग, ठीक है, अपीयरेंस जो पूरी है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी CSS पे, ठीक है। CSS का इस्तेमाल इसीलिए ही किया जाता है ताकि हमारे पेज की डिज़ाइन या फिर जो हमारा पेज हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस सब को उस सब की पूरी सेटिंग करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। Development of large website where fonts and color information were added to every single page become a long and expensive process। तो जब भी हम कोई बड़ी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स बड़ी वेबसाइट मतलब जिसमें आपके बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, और हर एक पेज में या हर एक इंफॉर्मेशन में हमें फॉन्ट या फिर कलर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है हर एक सिंगल पेज पे, तो ये बहुत लंबा और बहुत प्रोसेस हो जाता है आपका हर एक पेज में कलर इंफॉर्मेशन डालना, फॉन्ट इंफॉर्मेशन डालना, तो ये बहुत लेंथी प्रोग्राम आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्रिएटेड CSS। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने क्या किया, CSS लैंग्वेज को क्रिएट किया। CSS रिमूव द स्टाइल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द HTML पेज। तो CSS जो लैंग्वेज है या फिर जो स्टाइल शीट्स हैं, इनकी मदद से क्या हुआ, जो आप स्टाइल फॉर्मेटिंग हम इंक्लूड करते थे HTML पेज में उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। मीन्स अब जब हमने वेब पेज क्रिएट किया तो सिर्फ हमने HTML की कोडिंग की, सिर्फ जो HTML वेब पेज जो कंटेंट हमने डालना था उसके लिए हमने कोडिंग की, ठीक है। पर जो हमने उसका स्टाइल चेंज करना था, डिज़ाइन चेंज करना था, फॉन्ट चेंज करने थे, कलर चेंज करना था, बैकग्राउंड चेंज करना था, उस सब के लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक अलग से लैंग्वेज अपनी क्रिएट की या फिर अलग से हमने फ़ाइल क्रिएट की। वो कौन सी फ़ाइल होती है, CSS फाइल, ठीक है। तो जब हमने ये दोनों अलग चीज़ें कर दी तो क्या होगा, जो आपका HTML पेज था वो ज़्यादा लेंथी नहीं बना, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो ज़्यादा लेंथी नहीं हुई, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा फ़ायदा हो गया CSS का। स्टाइल रूल्स आर फॉर्म्ड एज फॉलोज। अब जो हम स्टाइल रूल्स यूज़ करेंगे किसी भी पेज को फॉर्मेट करने के लिए, तो वो कैसे, उसका सिंटेक्स कैसे यूज़ होता है। तो फर्स्ट सिलेक्टर हम यूज़ करते हैं और फिर प्रॉपर्टी और फिर उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्टर क्या है, एनी HTML और XML एलिमेंट इज़ पॉसिबल CSS सिलेक्टर।
तो कोई भी एलिमेंट जो हम HTML या XML डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहे हैं उसको एज अ सिलेक्टर CSS सिलेक्टर यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिलेक्टर मतलब जिस एलिमेंट पे हमने स्टाइल रूल को अप्लाई करना है। द सिलेक्टर इज सिंपली द एलिमेंट दैट इज लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर स्टाइल। ठीक है, तो सिलेक्टर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स हो सकता है जिसको हमने किसी भी पर्टिकुलर स्टाइल के साथ में लिंक करना है। ठीक है, फिर है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज असाइन टू अ सिलेक्टर इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट इट्स स्टाइल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सिलेक्टर को असाइन की जाती है ताकि हम उसका जो स्टाइल है वो मैनिपुलेट कर सके। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड कलर, मार्जिन्स एंड फॉर्म। तो जो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, कलर भी हो सकता है, मार्जिन्स भी हो सकते हैं, फॉन्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी HTML डॉक्यूमेंट, मान लो हमारा HTML सिलेक्टर है H1 मतलब हमने हेडिंग को मैनिपुलेट करना है, हेडिंग को कोई स्टाइल प्रोवाइड कराना, तो हेडिंग में हम कलर भी डाल सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी, और मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं हेडिंग का। ठीक है, तो क्लियर हुआ प्रॉपर्टी जो हमने सिलेक्टर को असाइन करनी है। अब आगे नेक्स्ट वैल्यू। द डेक्लेरेशन वैल्यू इज एन असाइनमेंट टू दैट प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने असाइन की है इसको हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड करवानी है। मीन जैसे कलर है तो कलर हमने कौन सा चूज़ कर दिया, अगर हम ब्लू चूज़ करते हैं एज अ वैल्यू तो कलर की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, ब्लू। ठीक है, तो रिसीव द वैल्यू रेड, यहाँ पे हमने रेड किया है तो मीन्स हम अगर हम कलर को वैल्यू देना चाहे रेड तो रेड दे सकते हैं, या फिर अगर मैं मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ की तो मार्जिन को हम वैल्यू दे सकते हैं, मान लो 1 इंच। ठीक है, 1 इंच दे सकते हैं। अगर हमने फ़ॉन्ट यहाँ पे चूज़ किया तो मान लो हम एरियल फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम स्टाइल रूल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया है H1, ये सिलेक्टर है, मींस हेडिंग को हम चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी कौन सा, कलर हमने चेंज करना है हेडिंग का, और वैल्यू कौन सी दे रहे कलर को, रेड, मीन्स हमने हेडिंग को रेड कलर में चेंज करना है। तो सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, ये हमारा पूरा स्टाइल रूल ऐसे फॉर्मेट होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका CSS। अब देयर 3 ways टू इंसर्ट CSS। अब हम 3 तरीके से स्टाइल शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो वो 3 तरीके हैं आपके एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, इंटरनल स्टाइल शीट्स एंड इनलाइन स्टाइल्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स क्या होती है, सबसे पहले with an external style sheet you can change the look of an entire website by changing just one file। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी पूरी वेबसाइट का लुक चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक फ़ाइल में चेंज करके। ठीक है, हमारे को पूरी वेबसाइट में हर एक पेज को, मान लो 10 पेजेस की वेबसाइट है तो हमें 10 पेज में चेंजेस नहीं करने होंगे। ठीक है, सिर्फ हमें एक फ़ाइल में चेंज करना होगा जिसमें हमने स्टाइल रूल्स फॉर्मेट किए हैं। ठीक है, each page must include a reference to the external style sheet file inside the link element। ठीक है, ये कैसे होगा, क्योंकि जो भी हमारे वेबसाइट के पेजेस होंगे उन सब में आपका लिंक प्रेजेंट होगा उस स्टाइल शीट के लिए। ठीक है, तो जो भी हम चेंजेस करेंगे, अगर हमने उस स्टाइल शीट में चेंज किया तो वो सारे चेंजेस आपके पूरे की पूरी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर डिफाइंड विद द लिंक एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम लिंक एलिमेंट से डिफाइन करते हैं, किसके अंदर, हेड सेक्शन के अंदर आपके किसी भी HTML पेज में, राइट। तो यहाँ नीचे अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कोडिंग दिखा सकती हूँ। रन, अगर आपके पास सिस्टम्स पड़े हैं घर पे तो आप इसको रन भी करके देख सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपल टेक्स्ट एडिटर पे पहले टाइप करना है, ये आपकी HTML फाइल होगी। ठीक है, इसको आपने HTML से सेव करना है या, ठीक है, तो ये HTML है, ये हेड है, ये यहाँ पे हमने लिंक दे दिया, लिंक एलिमेंट है ये हमारा,
और ये स्टाइल शीट हमने यहाँ पे लिंक करनी है, और ये लिंक का हमारा नाम है, जो भी हमने स्टाइल शीट अपनी जिस नाम से हमने सेव की होगी वो नाम हम यहाँ पे लिंक में लिख देंगे। ठीक है, अब ये हेड सेक्शन हमारे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे बॉडी सेक्शन शुरू हुआ, ये हमारा कंटेंट है बॉडी का। तो अभी हमारी पहला है हमारी हेडिंग और दूसरा हमने पैराग्राफ बनाया है। दिस इज़ द हेडिंग एंड दिस इज़ द पैराग्राफ। ठीक है, ये बॉडी क्लोज, ये HTML क्लोज, ये हमारी HTML फाइल क्रिएट होगी, मीन्स हमारा एक वेब पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब हम बनाएंगे स्टाइल शीट वाली फाइल अपनी। द स्टाइल शीट फाइल मस्ट बी सेव विद .css एक्सटेंशन। तो आपकी जो स्टाइल शीट है वो .css एक्सटेंशन के साथ में सेव होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स हमने जो भी CSS फाइल अपनी सेव करनी है वो .css एक्सटेंशन के साथ में सेव करनी है। ठीक है, तो ये हमारी CSS फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट की है, style.css इसका नाम हम रखेंगे जब हमने इसे सेव करना है। तो अब ये बॉडी सेक्शन से शुरू होगा। बॉडी में हमने जो हमारी बॉडी है, पूरे जो बॉडी कंटेंट है हमारा, उसमें हमारी जो प्रॉपर्टी है मार्जिन, उसको मार्जिन को हमने वैल्यू दी लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट को हमने दे दिया वैल्यू 10% होना चाहिए। और जो बैकग्राउंड है उसका कलर क्या होना चाहिए, हमने यहाँ पे कलर कोडिंग की है। ठीक है, हमने कलर का नाम नहीं लिखा, कलर कोडिंग की है, हेक्साडेसिमल कोडिंग जो होती है कलर के लिए। तो ये हमारा बॉडी हमारा सिलेक्टर है, मार्जिन लेफ्ट और बैकग्राउंड हमारी प्रॉपर्टी है 10%, और ये कलर कोडिंग हमारी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक स्टाइल रूल था। और दूसरा स्टाइल रूल हमने H1 के लिए यहाँ पे एज अ सिलेक्टर यूज़ किया है। तो ये हमारी जो इसमें प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है फॉन्ट फैमिली, जैसे कि यहाँ पे हमने इस पे वैल्यू दे दी है एरियल या सैंस सेरिफ। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कलर, और कलर में हमने यहाँ पे कोड डाला है, यहाँ पे कलर का नाम नहीं लिखा है, आप नेम भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको हेक्साडेसिमल कोड नहीं पता है तो। ठीक है, और फिर थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे बॉर्डर बॉटम लाइन पे, और जो लाइन में हमने वैल्यू डाली है वो कैसी होगी, थिन डॉटेड ब्लैक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड वैल्यू यूज़ किए हैं किसके लिए, सिलेक्टर हमारा है H1, मीन्स हेडिंग स्टाइल में हमने ये हेडिंग के लिए हमने ये स्टाइल रूट यहाँ पे फॉर्मेट किया है। ठीक है, अब ये जो पूरी फाइल है हमने इसको कौन से नाम से सेव करना है, जो हमने लिंक का नाम HTML वाली फाइल पे दिया था। ठीक है, और वो लिंक का नाम क्या था, styles.css फाइल से हमें इस फाइल को सेव करना है। ठीक है, अब हमने ये फाइल यहाँ पे सेव की है, और जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये सारी जो इसके जितने भी हमने यहाँ पे कोडिंग की है वो सारी रिफ्लेक्ट आपकी HTML पेज पे होगी। ठीक है, अब हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, या जो पेज हमने क्रिएट किया वहाँ पे हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हमें उस पेज पे कुछ नहीं करना है, हमने कहाँ पे चेंजेस करने हैं, ये style.css फाइल में। ठीक है, अब ये जो फाइल जहाँ पे भी लिंक है, ठीक है, हर एक चेंज उस लिंक में रिफ्लेक्ट होगा जो चेंजेस हम इस फाइल में यहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके की जो भी लिंकिंग हमारी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग या फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट है हमारी इंटरनल स्टाइल शीट्स। इंटरनल स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, An internal style sheet may be used if one single page has a unique style. Means अगर आप सिर्फ एक सिंगल पेज में कोई स्टाइल फॉर्मेट करना चाहते हैं अलग से, तो आप इंटरनल स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट्स आर डिफाइंड विद इन स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन। तो इंटरनल स्टाइल शीट कहाँ पे डिफाइन होंगे, स्टाइल एलिमेंट में डिफाइन होंगे, जो कि आपके हेड सेक्शन में होगा आपके HTML पेज में। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट जो हमने यूज़ की है, हेड सेक्शन, और ये इंटरनल स्टाइल शीट है। ठीक है, मीन्स स्टाइल, बॉडी, बैकग्राउंड, कलर, ये प्रॉपर्टी है आपकी, ये सिलेक्टर है, ये प्रॉपर्टी है, और ये
वैल्यू है। बैकग्राउंड का कलर हमने कैसा रखा है, लिनन कलर, ठीक है। और फिर हेडिंग के लिए कलर प्रॉपर्टी है और उसको वैल्यू हमने दे दी मरून, और मार्जिन लेफ्ट कितना रख दिया 40 पिक्सल्स। और ये हमारा यहाँ पे स्टाइल, इनलाइन स्टाइल हमारा क्लोज होता है, और यहाँ पे ये हेड सेक्शन भी हमारा क्लोज होता है, ठीक है। तो ये हमारा हमने पूरा इंटरनल स्टाइल शीट यहाँ पे डिस्क्राइब की है अपनी, राइट। तो इस तरीके से हम स्टाइलिंग करेंगे अपने किसी भी अगर हमने सिर्फ एक सिंगल HTML पेज को फॉर्मेट करना है तो। नेक्स्ट है हमारा इनलाइन स्टाइल्स। इनलाइन का मतलब है अगर हम सिंगल लाइन का या फिर सिंगल एलिमेंट में स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनलाइन स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। एन इनलाइन स्टाइल मे बी यूज टू अप्लाई यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट। किसी भी एक सिंगल एलिमेंट पे अगर हमने यूनिक स्टाइल अप्लाई करना है तो इनलाइन स्टाइल्स का यूज़ किया जाता है। यूज इनलाइन स्टाइल्स to use inline styles add the style attribute to the relevant element। तो हमें इनलाइन स्टाइल्स का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी एलिमेंट के साथ में जहाँ पे हमने स्टाइल चेंज करना है वहाँ पे हमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी। तो स्टाइल एट्रीब्यूट में आपकी कोई भी CSS प्रॉपर्टी हो सकती है। Inline styles are defined within the style attribute of the relevant element। तो किस तरीके से ये आपका काम करेगा, ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है, हमने यहाँ बनाया हेड सेक्शन। अब हमने ये पैराग्राफ एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है, मींस हम स्टाइल रूल यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो स्टाइल हमने क्या कर दिया, कलर हमारी क्या है प्रॉपर्टी, और वैल्यू कौन सी दे दी इसको, ब्लू। मार्जिन लेफ्ट कितना रखना है हमने 20 पिक्सल्स। और फिर इसके बाद हमारा पैराग्राफ का कंटेंट आएगा जो भी हमने लिखना है। तो हमने यहाँ पे सिंपल लिखा है दिस इज़ पैराग्राफ, और फिर पैराग्राफ क्लोज। मींस अब जो ये चीज़ हमने लिखी है, जो हमारा पैराग्राफ का कंटेंट होगा उसका कलर ब्लू होगा, और मार्जिन कितना आएगा इसमें लेफ़्ट साइड से 20 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये हेड सेक्शन क्लोज और HTML क्लोज। तो ये हमने सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट पे ये स्टाइल अप्लाई किया है, तो इसको इनलाइन स्टाइल शीट कहते हैं। तो ये थे आपके तीनों तरीके से स्टाइल्स अप्लाई करने के तरीके, ठीक है। 3 ways टू अप्लाई इंसर्ट स्टाइल शीट्स, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया है। कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।